नमस्ते, जय हिंद साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज की बहुत खुशखबरी और बधाई। और आप लोगों की वजह से ये चीज हो सकी है कि आज हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। और आप सभी की वजह से ये चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोग लगे रहेंगे और अपने चैनल को और आगे ले जाएंगे तो इसी प्रकार से हम लोग ऊंची बुलंदियां और छुएंगे और चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे। आप लोग ही इस चीज को आगे करोगे और आप लोग ही नहीं यहाँ तक पहुंचाया तो आप लोग भी और आगे तक पहुंचाओगे। तो ये बात बताने जरूरी थी कि आप फैमिली हो, तो फैमिली को ये चीज बताना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, ये चीज हो चुकी है कि आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया। आज हमने एक टारगेट कंप्लीट कर लिया है अपने लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय के बारे में। विषय होगा आपका दिल्ली पुलिस, जो आपकी सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस 2025 संघर्ष बैच। कौन सा बैच चल रहा है आपका? संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास को। और इतिहास में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत करी थी प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को जाना था, दिल्ली सल्तनत को जाना था। उसके बाद हम लोग आए थे मुगल काल पे। और मुगल काल की शुरुआत हो चुकी थी। पहली वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूं कि भैया मुगल काल के संस्थापक कौन रहा है। हम लोग कहेंगे भैया बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक रहा है। बाबर ने इस वंश की शुरुआत करी 1526 में भारत के अंदर। बाबर का शासनकाल अच्छा खासा बीता। बाबर ने लगभग 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। अब दिल्ली की गद्दी जब खाली हो गई तो दिल्ली की गद्दी पर कोई ना कोई तो शासन करने के लिए चाहिए। तो बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में से बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं को दिल्ली गद्दी पर बैठाया गया और दिल्ली गद्दी पर शासन करने का कार्य जो है हुमायूं ने किया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भैया हुमायूं के कार्य, हुमायूं के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हुमायूं का पुत्र अकबर, उसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम, उसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं का जीवन काल, कहते हैं कि लेन पुल ने उसके जीवन को कैसा कहा है। लेन पुल ने हुमायूं के जीवन को लड़कता हुआ जीवन कहा है। कैसा जीवन कहा है? लड़कता हुआ जीवन। क्यों कहा है? इन सबके प्रश्न आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू लगे रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और पेपर रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं आप लोगों के लिए, तो उन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से देख के जाना। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे यस भैया शुरू करें। और जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देते रहना। प्लस आपको एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी भाइयों के पास वीडियो को शेयर कर दो। चले शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की। तो आप लोग लिखेंगे दिल्ली पुलिस, जैसी आपकी इच्छा वैसे लिख ले दिल्ली पुलिस। आपको कुछ समय बाद भी यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन सब की क्लासेस आपको मिलने वाली होंगी, तो उसके लिए थोड़े वेट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए सारी क्लासेस अवेलेबल करवा दी जाए। बैच कौन सा आपका मेरे भाई? आप बोलेंगे संघर्ष बैच। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ यूपी पुलिस की जो बैच होगा वो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाया जाएगा। मैं सोचा था बैच का नाम क्या रखेंगे, तो बैच का नाम रीस्टार्ट बैच का नाम होगा। ओके, जिन बच्चों का इस बार यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया था उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस बार फिर से रीस्टार्ट करेंगे और फिर से इस बार सिलेक्शन लेके यूपी पुलिस की वर्दी को प्राप्त करेंगे। एसएससी जीडी में इस बार जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका भी सिलेक्शन इस बार होगा 2026 के अंदर। 25-26 में जो वैकेंसी आएंगी एसएसजीडी की, उसकी भी तैयारी यहीं से कराई जाएगी। उसके लिए टेंशन फ्री रहो आप लोग। ओके, लिखेंगे आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री। और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, अंत में बता के जरूर जाना। टॉपिक जो आपका होगा मेरे भाई आज का, वो आप लोग टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक होगा हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं किस वंश का शासक है? सही बच्चे जानते हैं भैया, हुमायूं जो है मुगल वंश का शासक है। मुगल वंश का नाम कैसे पड़ा? अब ये बच्चा मुझे कोई कमेंट करके बताए जिसने पिछली वाली वीडियो देखी वो बता सकता है कि भैया मुगल वंश का नाम मुगल वंश ही क्यों पड़ा। तो उसका जो कारण अगर आपको जानना है तो पिछली वाली वीडियो देखना, उसका जो है लिंक मैं आई बटन में लगा लूंगा, वहां से जाके देख लेना आप लोग, तो समझ जाओ भैया उसका नाम ही मुगल वंश क्यों पड़ा। ओके, और मुगल वंश कैसे दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हुआ। ओके, सब चीज जानोगे आप लोग। मैंने आपसे कहा हुमायूं, अगर मैं आपसे बोलूंगा भैया हुमायूं ने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, तो हुमायूं का समय काल जो है मैं आपसे बोलूं कि 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग इसका समय काल। 2 भागों में कैसा? एक भाग तो जब ये दिल्ली गद्दी पर बैठा,
एक भाग ऐसा भी आया था, एक समय ऐसा भी आया जब ये दिल्ली की गद्दी से कुछ समय के लिए दूर चला गया। दूर चला गया मतलब उस समय सूर्यवंश का शासन रहा दिल्ली की गद्दी पर। उस समय किस वंश का शासन रहा? आप बोलेंगे 1540 के बाद से सूर्यवंश का दिल्ली की गद्दी पर शासन रहा। मैं बताऊंगा सूर्यवंश ने कैसे दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। तो उस समय जो है हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से, और ये क्या चला गया, ये यहां से बाहर चला गया था, ईरान की ओर चला गया था। तो इस समय दिल्ली की गद्दी पर ये बीच का गैप है इसके शासनकाल में। फिर उसके बाद ये आता है, फिर दिल्ली की गद्दी पर फिर दोबारा से बैठता है। तो देखो टाइम पीरियड इसका अगर मैं आपसे बोलूं भैया 1530 से लेके, क्योंकि 1530 में इसके पिता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से दिल्ली की गद्दी पर आया। दो समय काल इसके जाने जाते हैं 1530 से 1540, ये पहला हो गया। उसके बाद आप एक और सुनेंगे 1556 से लेके 1556 नहीं कहेंगे भैया, 1556 नहीं कहेंगे, 1555। अब बोलो 1555 से 1556, ओके, 1555 से 1556 ये इसका समय काल, ये सेकंड टाइम है। इसमें ज्यादा लंबा समय काल नहीं, आप जानते हैं एक वर्ष का लगभग समय इसने बिताया यहाँ पर। तो जैसा मैंने आपको बताया इसका जीवन लड़खता हुआ जीवन था, लड़खड़ाता जीवन कहा है। मैं बताऊंगा आपको क्यों इसका जीवन लड़खड़ाता है। इसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों को झेला, इतनी परिस्थितियों को इसके सामने जो आई हैं उन सबको इसने झेला है। अपने राज्यपाट को छोड़ना पड़ा इसको, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा। इसकी जो शादी हुई है मैं बताऊं आपसे, तो इसकी शादी भागते भागते हुई है। भागते भागते कहूं तो इसका राजपाट सब कुछ छिन गया था। उसके बाद इसने शादी करी 1541 में हमीदा बानो बेगम से। किससे? हमीदा बानो बेगम से, बानो बेगम। कहीं कहीं इनको हमीदा बानो बेगम कहते हैं, कहीं कहीं इनको हमीदा बानो बेगम कहते हैं, तो इसको याद रखना। ओके, इनका नाम एक और है, वो मुझे बताना कोई। मैं आपसे बोलूं भैया हुमायूं का अर्थ, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है भैया हुमायूं का अर्थ क्या होता है भाई साहब? तो इसका एक अर्थ भी होता है। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। अब आप समझेंगे भैया इसका नाम तो हुमायूं था, अर्थ भी भाग्यशाली था, क्या ये असली में भाग्यशाली रहा है? तो बोलेंगे भैया ये ऐसा तो कुछ रहा नहीं है कि इसके जीवन में इतनी कठिनाई आई तो हम लोग इसको भाग्यशाली तो नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या, इसका अर्थ क्या होगा? आप बोलेंगे भैया अर्थ भाग्यशाली, भाग्यशाली। क्या ये सच में भाग्यशाली था? बोले भैया नहीं, ये भाग्यशाली नहीं था। अब मैं इसके बारे में थोड़ी बातें शुरू करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं बताओ हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भैया पूरा नाम जो है हुमायूं का ये है? तो बोलेंगे आप लोग हाँ, आपसे बात कर रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो आप। बोले हाँ जी भैया मैं बता सकता हूं। तो आप बोलेंगे हुमायूं का जो पूरा नाम होगा नसरुद्दीन हुमायूं। पूरा नाम क्या है भाई साहब इसका? पूरा नाम आप कहेंगे भैया नसरुद्दीन, ओके, नसरुद्दीन हुमायूं। ओके ओके दोस्त, आपके भैया नसरुद्दीन हुमायूं जो है इसका पूरा नाम है। ओके, अब मैं बात करता हूं भैया इसका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ भाई साहब, ये बेटा था किसका? बाबर का। तो जन्म होता है भाई साहब इसका 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 को हुमायूं जो है पृथ्वी पर आता है। कब आता है? आप बोलो भैया 6 मार्च। जन्म बोलेंगे 6 मार्च 1508। 1508 को वो दिन था जब ये भाई साहब पृथ्वी पर आए और इन्होंने जन्म लिया। तो 1508 को हुमायूं आया। मैं बात करूं भाई साहब 1508 को ये हुमायूं आ जाता है। पिता का नाम बता दूं मैं आपको, तो आप कहेंगे पिता का नाम भी मुझे बता दो। तो सुनो, पिता का नाम बाबर है। पिता का नाम क्या है भाई साहब? आप कहें पिता का नाम जो है इसका बाबर है। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ और बात करूं। बात यह है कि भाई साहब बताओ इसका राज्याभिषेक कब हुआ, कब ये दिल्ली की गद्दी पर शासन में आया? तो आप बोलेंगे भैया इसका जो राज्याभिषेक हुआ 1530 में हुआ। कब हुआ? 1530 में हुआ। तो सुनो, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब ये भाई साहब राज्याभिषेक हुआ? तो बोलेंगे भैया तारीख थी 30 दिसंबर 1530। तारीख थी 30 दिसंबर 1530 को इसका भाई साहब का राज्याभिषेक हो जाता है और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब प्रश्न यह है कि इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, आगरा में हुआ, फरगना में हुआ या ईरान में हुआ? तो कहां पर इसका राज्याभिषेक किया गया था? तो आप बोलेंगे भैया बाबर ने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई थी आगरा को। आप जानते हैं बाबर ने 1504 में आगरा को स्थापित किया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। जब इसने आगरा को राजधानी बनाया तो यही इसने शासन करना शुरू किया, यहीं से शासन करना शुरू, आगरा से। जैसे आप सब जानते हैं कि भारत जो है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली।
बहुत से लोग जानते हैं कि दिल्ली राजधानी है, नहीं। दिल्ली में भी एक इलाका है नई दिल्ली, तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है, पूरी दिल्ली नहीं है, समझे, राजधानी नई दिल्ली। तो भारत का जो शासन चलता है कहां से चलता है, नई दिल्ली से चलता है। तो इसी प्रकार से ये भी अपना कहां से शासन चला रहा था भाई साहब, आप बोलेंगे ये जो शासन कर रहा था वो आगरा से शासन कर रहा था। जब पिता की मृत्यु होगी तो बेटा कहां होगा, आगरा में होगा। तो बेटा का राज्याभिषेक कहां किया जाएगा भैया, राजधानी आगरा में किया जाएगा। तो इसका राज्याभिषेक कहां हुआ, आगरा के अंदर हुआ। ओके, आप कहेंगे हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ वो आगरा में हुआ, क्लियर, बोलेंगे यस भैया, हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ आगरा में हुआ। अब मैं आपसे बात करूं भैया, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बताया कि हुमायूं के जो है 4 भाई थे। हुमायूं के 4 भाई थे, अब हुमायूं इनमें से सबसे बड़ा था। तो जब हुमायूं सबसे बड़ा, तो आप जानते हैं भारत की प्रथा ऐसी है कि भारत की क्या, हर राज्य की प्रथा ऐसी है कि जो काबू, पहली बात तो जो बड़ा होगा वो शासन में आएगा। अगर बड़ा काबिल नहीं है उसके लायक, तो उसकी जगह छोटे वाले को शासन में रखा जाता है, तो फिर वो राजगद्दी उसको दी जाती है। तो यहां पर जो बड़ा था वो कौन था, हुमायूं बड़ा था। तो हुमायूं को जो है राजगद्दी सौंपी गई। हुमायूं से बोला भैया अब आप राज्याभिषेक करोगे, अब आप इस पे दिल्ली पर शासन करोगे, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, आपके हाथ में ओहदा दिया जाता है। बाकी 3 भाइयों का क्या हुआ, इसका एक चचेरा भाई भी था, उसकी बात मैं करूंगा भैया उसको क्या दिया गया। चचेरे भाई को भी इसने अपने, जो इसका चचेरा भाई था उसको भी इसने कुछ चीज दी, कुछ इलाके दिए, भैया तुम यहाँ पे शासन करो। तो सुनो, इनके भाइयों की मैं बात करूं भाई साहब, तो भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा हुआ। क्या हुआ भैया, भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा। ये बोला कि भाई तुम इतना तुम रख लेना, ये इलाका तुम रखना, ये इलाका मैं रखूंगा, और करो शासन। भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा। बट तो बंटवारे की जो रीत है ना, अभी से शुरू नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है, सुने, पर ये गलत है। ओके, तो भाइयों में बंटवारा। अब पहली बात मैं करूं भैया आपसे कि भाई इसके कितने थे, तो सबसे पहले बात करूं भैया हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था इनमें से, तो ये कह रहा है बड़ा भाई था, बड़ा भाई। हुमायूं को क्या मिला, या हुमायूं को मिला राजगद्दी, राजगद्दी हुमायूं को दी गई भाषा भिसाब राजगद्दी। इसके बाद इसका एक भाई था कमरान, क्या नाम था, कमरान, कमरान। अच्छा भाई साहब, कमरान था। उसके बाद एक और भाई था भैया अस्कनी, क्या बोलेंगे, अश्कनी, अश्करी या बोलेंगे अस्कनी, ये इसका एक और भाई था। उसके बाद एक था हिंदल, क्या बोलेंगे, हिंदल, हिंदल जो इसका एक और भाई था। तो ये 4 भाई तो हो गए, सगे भाई थे, 4 ये क्या थे, सगे भाई थे। अच्छा जी, इसके बाद एक और भाई था जो चचेरा भाई था, क्या था, इनका एक और भाई था जो चचेरा भाई था, उसका नाम था बंदा खास। ये इसका क्या था, ये मेरे भाई, ये चचेरा भाई था, ये था, ये चचेरा भाई था। आप लोग लिख लेंगे चचेरा, चचेरा भाई। ओके, आप कहेंगे ये चचेरा भाई था, चचेरा। ओके, अब मैं बात करूं भैया किसको क्या दिया गया, किसको क्या कौन से हिस्से दिए गए, तो सुनना, आप बोलेंगे भैया किसको क्या बांटा गया, तो सुनना, कमरान को क्या दिया गया मेरे भाई, कमरान को दिया काबुल एवं मुल्तान वाला एरिया। तो बोलेंगे भैया कमरान को जो दिया गया काबुल एवं मुल्तान, क्या दिएगा, काबुल एवं मुल्तान। और बोलेंगे पंजाब वाला इलाका, और पंजाब भी देगा थे इसको। अच्छा, ये तो मिल गया भैया कमरान को। अब अस्कनी को क्या दिया गया, तो अस्कनी को जो दिया गया संभल वाला इलाका दिया गया। कौन सा वाला, संभल, कौन सा भाई साहब, संभल। अच्छा, बचा भैया हिंदल, तो हिंदल को क्या दिया, मेवात वाला जो इलाका था, मेवात वाला एरिया, भैया तुम मेवात पे शासन करो, मेवात। अच्छा, सामने देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, चचेरे भाई। अब बात आ रही है सुलेमान, जो कि इसके चाचे थे, क्या भाई, सुलेमान मिर्जा इसके चाचा थे। सॉरी, सुलेमान मिर्जा चाचा नहीं, सॉरी, ये चचेरे भाई का नाम है सुलेमान मिर्जा। कौन सा एरिया दिया गया उसको, इसको दिया गया बंदा खस वाला एरिया। भाई का नाम क्या है, चचेरे भाई का नाम सुलेमान मिर्जा। सॉरी, मैंने आपसे गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, सुलेमान मिर्जा। चचेरे भाई का नाम क्या था, सुलेमान मिर्जा। ओके, क्या कौन सा इलाका दिया इसको, बंदा खास वाला इलाका, बंदा खास। ओके, ये चचेरा भाई था सुलेमान, इसको दिया गया ये वाला इलाका। यहां तक आपको क्लियर होगा, बोलेंगे हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर होगा कि चचेरे भाई को क्या इलाका दिया गया, खुद को क्या इलाका लिया इसने। अच्छा जी, अब मैं बात करूं भैया हुमायूं, तो हुमायूं की शादी हुई 1400
सॉरी 1541 में, 1541 में हुमायूं की शादी होती है। और किससे होती है? एक महिला है जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम। तो लिखना पत्नी का नाम क्या है इनकी, इधर लिखो भैया। पत्नी का नाम क्या, पत्नी का नाम था? पत्नी, पत्नी हमीदा बानो बेगम। अब आप देखना कि इनको कभी कभार बानो भी कहा जाता है, कभी कभार बानो भी बोला जाता है, तो बानो भी लिख लेना, हमीदा बानो या हमीदा बानो, तो दोनों नाम याद रखना। बस हमीदा याद रखना, बाकी आप लोग समझदार हो, आगे से समझ लिख सकते हो। क्या बोला मैंने आपसे? पत्नी का नाम। पुत्र, भाई साहब शादी होगी, दोनों का मिलन होगा, तो उससे कुछ आविष्कार भी होगा, तो आविष्कार के तौर पे क्या हुआ? उसका पुत्र। पुत्र का नाम क्या हुआ भाई साहब? बोले कि अकबर। अकबर जो है इनका पुत्र है। किसका पुत्र है? बोले भाई साहब ये हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का दोनों का मिलकर पुत्र है। कौन है? अकबर। ओके, चलिए अकबर के बारे में इतनी बातें जान ली आप लोगों ने? नहीं जानी। अकबर के बारे में क्यों हमने बात ही नहीं करी, हमने बात करी हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के बारे में आपने बात जानी होगी। हाँ करने लगे, सभी बच्चे हाँ करने लग जाते हैं, सुन तो लेकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो सुनने से पहले मत बोला। अब मैं बात करूं भाई साहब, इसने जो है अपने शासनकाल में एक नए नगर की स्थापना करी। क्या करी? एक नए नगर की स्थापना। नगर कौन था? कौन सा था? दीनपनाह। एक स्थल बनाया, एक जगह बनाई दीनपनाह। और दीनपनाह कहां बनाया? ये दिल्ली में स्थापित किया इसने। तो लिखना जरा, नए नगर। नगर की स्थापना। अच्छा जी, नगर का नाम बता सकते हैं? बोले भैया दीनपनाह। क्या बोलेंगे? दीनपनाह। कब बनाया भाई साहब इसने? बोले दिल्ली में स्थापित किया। दीन पनाह कहां पर? दिल्ली में। डीएल से समझ जाओगे ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे भैया दिल्ली। डीएल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दिल्ली। ओके, समझ गए? बोलेंगे हाँ भैया समझ गए। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके प्रमुख युद्ध। जो प्रमुख युद्ध है वो बड़े महत्वपूर्ण है। अब यहां तक जो हमने जाना ना, उसमें सिर्फ जो महत्वपूर्ण चीज है वो जान लो, इसका समय काल, टाइम पीरियड। उसके बाद इसके जान लो क्या भैया, ये गद्दी पर कब बैठा, बस इतना जान लो। उसकी पत्नी का नाम और पुत्र का नाम, इतना इसमें जानने की आवश्यकता है। सिर्फ जान लो इसके लिए कि इन फ्यूचर ये पूछे जा सकते हैं आपने, और जो मैंने बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब इसके 4 युद्ध के बारे में। इन 4 युद्ध में इसने बड़ी गंभीर परिस्थितियों को झेला इसने, हुमायूं। हाँ जी, आ जाओ जरा हुमायूं भाई साहब की बात करते हैं विस्तार से ना। चलो मैं एक बार इससे साफ कर दूं, इसको थोड़ा क्लियरली हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करूं भैया कि एक बार यहाँ पे लिख दो, मिटा देना ये वाला। चलो 1530 टू 1540 ईस्वी, और फिर उसके बाद हो गया 1555 से 1556। ओके, ये 2 टाइम पीरियड, फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रमुख युद्ध। तो यहां पे लिखेंगे आप सब लोग प्रमुख युद्ध, प्रमुख वॉर। क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट वॉर। इसकी इंपॉर्टेंट वॉर कौन सी रही है ना? मेजर वॉर्स, या लिख लो आप लोग मेजर वॉर, प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्ध में सबसे पहले मेरे भाई साहब आता है इसका, यह बोलेंगे आप लोग अभियान। तो सबसे पहले एक अभियान आता है जो 1500, आप बोलेंगे 1531 में किया गया, कलिंजर अभियान। कौन सा अभियान भैया मेरे? आप बोलेंगे भैया 1531 में हुमायूं ने एक अभियान किया जिसको हम बोलते हैं कलिंजर अभियान। तो लिखेंगे जरा आप लोग, पहला कलिंजर, कलिंजर, कंजर मत बोल देना, कलिंजर है वो। ओके, तो कौन सा अभियान है? कलिंजर अभियान, कलिंजर अभियान। अच्छा जी, कलिंजर अभियान इसने कब किया? तो आप बोलोगे कलिंजर अभियान जो है 1531 में किया गया। कब किया गया? 1531 में। ओके, कहीं कहीं तारीख आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, कहीं कहीं देखना, कहीं कहीं आप कहेंगे कहीं कहीं जो तारीख है वो आपको अलग देखने को मिल सकती है। अब कहीं कहीं जो तारीख देखने को मिलेगी वो कौन सी हो सकती है? तो आप कहेंगे कहीं कहीं आपको एक तारीख और देखने को मिलती है 1530। तो अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा भैया हम कौन सी माने, हम कौन सी मानेंगे कलिंजर अभियान की? तो देखो,
ज्यादातर जो है गवर्नमेंट एग्जाम में कौन सा मान है, ज्यादातर जो मान है 1531 मान है। पर अगर आपको ऑप्शनल दो दिखे, देखो एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में दो आए कि 1530 या 1531, तो आपको 1531 लगा के आना है। और अगर ऑप्शन में 1530 ही दिया तो 1530 लगा के आना। पर ज्यादातर संभावना यह कि दो देगा नहीं, और दो देगा तो फिर ये आपको लगाना है। और 30 तो बड़ी संभावना बहुत कम है, 31 की संभावना ज्यादा है। ओके, तो ये बात मैं कर रहा था। अच्छा जी, कलिंजर अभियान हुआ, हाँ जी, यह अच्छा कलिंजर अभियान हुआ। तो कलिंजर में आखिरकार शासन कौन कर रहा था उस समय? तो भैया कलिंजर में शासक जो था रुद्र प्रताप देव था। कौन था? रुद्र प्रताप देव, या बोले प्रताप रुद्रदेव। तो शासक जो था, शासक कलिंजर का आप बोलेंगे प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव था। कहां का शासक भाई साहब? आप बोलेंगे कलिंजर का शासक। अच्छा जी, कलिंजर अभियान जो था ना, वो हुमायूं का पहला अभियान था। क्या बोलेंगे? कलिंजर अभियान जो था हुमायूं का पहला अभियान था। बोलेंगे कलिंजर आक्रमण जो था पहला था। ओके, क्या बोलेंगे? हुमायूं का पहला आक्रमण, या यूं कहते हैं हुमायूं का पहला आक्रमण, फर्स्ट बैटल, आक्रमण। हुमायूं हैज फर्स्ट बैटल, बोलेंगे युद्ध या आक्रमण। ओके, ये था पहला आक्रमण हुमायूं का। ओके, एक और इसने युद्ध लड़ा भैया, एक बोलेंगे भैया एक और युद्ध लड़ा, दोरैया या दोराहा। आप कहते हैं दोरैया या दोराहा। अब ये दोरैया या दोराहा कहां पड़ता है? तो आप बोलेंगे भैया दोरैया या दोराहा ये पड़ता है आपका बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर इसने ये सेकंड इसका जो था अभियान था, ये कब हुआ? 1532 में हुआ। तो बोलेंगे सेकंड जो था क्या था? आप बोलेंगे दोरैया या दोराहा। कहां पड़ता है मेरे भाई? बिहार के अंदर पड़ता है। अच्छा जी, कब किया इसने? आप बोलेंगे 1532 में किया। स्पीड सही है ना? स्पीड कंट्रोल में है ना भाई? बोलने लग रहा है, मैं मार्का चेंज करता हूं एक बार। क्या बोलेंगे? 1532 में युद्ध हुआ, बिहार का युद्ध। ओके, युद्ध हुआ। अब मैं आपसे बात करूं भैया, ये क्या था? ये जो ऐसा युद्ध था तो इसमें 4 महीने तक किले को घेर के रखा था। कौन से किले को? तो आप बोलेंगे भैया एक किला था जिसको कहते हैं, कौन सा किला भैया? आप बोलेंगे दोहराई का किला। इसको किसने घेरा? 4 महीने तक, 4 महीने तक लगातार किले की घेरेबंदी, इस किले की घेरे में रहने के बाद, कौन घेरे में रहा भाई साहब? कौन घेरे में रहा? शेख खां। यहां पे शासन किसका था? शेख खां का था। तो 4 महीने तक शेख खां क्या रहा? इसके घेरे में रहा। किसके? आप बोलेंगे भैया हुमायूं के घेरे में रहा। हुमायूं ने वहां पे पाबंदी लगा दी, वहां पे चारों तरफ जो किले को उसको घेर कर लिया, चारों तरफ उसके अपनी सेना बिठा दी। ओके, क्या कहा बाद में? जब घेर में रहा तो बाद में क्या किया? बाद में शेख मान गया, उसने कहा भाई साहब मैं आपकी बात मानता हूं, आप बताओ क्या करना होगा। तो दोनों में समझौता हुआ बाद में। तो बाद में समझौता हुआ किसके साथ? शेख खां एवं हुमायूं। शेख खां व हुमायूं के मध्य समझौता। तो भाई साहब क्या हुआ? इन दोनों के मध्य में समझौता हुआ। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे तो युद्ध छिड़ा रहेगा और हम लोग 4 नहीं 2 लोग, बाकी इनकी सेना क्या करेंगे? ऐसे ही मरते रहेंगे इधर। अगर घेराबंदी कर दिया आपने, घेराबंदी का मतलब जानते हो ना, कि घेराबंदी मतलब कि ना कोई बाहर से आ सकता है, ना कोई बाहर से जा सकता है, ना कोई अंदर से आ सकता है। अब जब कोई अंदर से आ नहीं सकता और बाहर से कोई जा नहीं सकता, तो खाने पीने का जो प्रबंध है वो पूरी प्रकार से कट हो जाता है। जब 4 महीने तक किसी भी राज्य को आप बंद कर लेते हो तो क्या क्या वहां पे स्थिति देखने को मिलेगी आपको? पहली बात तो वहां पे भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने का प्रबंध खत्म हो जाएगा। दूसरा, लोगों का व्यापार पूरा ठप पड़ जाएगा, राज्य की जो आर्थिक स्थिति वो खराब पड़ जाएगी, और फिर राज्य धीरे धीरे
अपने ही आप में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैंने हम्पी और सुना होगा आप लोगों ने, वो स्थिति बताई थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थिति देखी होगी, क्या उसकी एक बार उसकी पूरी घेराबंदी करी गई थी। मैं बताऊंगा जब विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें पूरी तरीके से आपको बताऊंगा अच्छे से। हरिहर बुक्कर दो भाई थे ना, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में। तो क्या बोलेंगे, शेख खां व हुमायूं मध्य में समझौता, इन दोनों के मध्य में क्या हुआ मेरे भाई, समझौता हुआ। तो इसका दूसरा युद्ध हो गया। अब मैं बात करूंगा इसका तीसरा वॉर, थर्ड वॉर के बारे में, जिसको बहुत ज्यादा जाना जाता है चौसा। कौन सा युद्ध है भाई साहब, चौसा की वॉर है इसका, चौसा का युद्ध, चौसा वॉर। ये कब हुआ भाई साहब, तारीख बता सकता है वही, बोलेंगे 26 जून 1539 को। ये बड़ा फेमस है। इसी युद्ध के बाद से थोड़ी स्थिति जो है हुमायूं खराब होने लगी थी। 26 जून 1539, अच्छा जी, 26 जून 1539 में क्या हुआ मेरे भाई, ये युद्ध हुआ, ये युद्ध छिड़ा। किस किस के मध्य में हुआ भाई साहब ये युद्ध? तो सबसे पहले आप बोलेंगे एक तरफ तो था हुमायूं, एक तरफ था हुमायूं, दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था शेख खां। अब आप जानेंगे भैया यहाँ पे जब शेख खां ने यहाँ पे हुमायूं के साथ जब इसका युद्ध हुआ, कहां पर, बिहार के अंदर 1532 में, तब शेख खां ने एक प्लान बनाया कि भाई साहब मैं अभी तो तुम्हारे साथ में हूं, अपने दिमाग में उसने प्लान बनाया कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ में हूं, बाद में तुम्हें अच्छे से धोखा दूंगा। तो ये क्या करता था, मनी मन में मतलब बोले थे अपने राज्य के अंदर अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा था। ये धीरे धीरे इसने अपनी शक्तियां इतनी मजबूत कर ली कि ये इस युद्ध के लिए फिर से दोबारा से तैयार हुआ, और फिर से इसने दोबारा से एक युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, आप बोले 26 जून 1539 को। उस समय युद्ध में कौन शामिल हो, किसने युद्ध लड़ा भाई साहब, यही था शेख खां, या बोले शेर खां। तो यही इस समय युद्ध में आया, फिर से आया। तो कौन था भैया, हुमायूं एवं शेर खां, बल्कि इसमें शेर खां। अच्छा जी, कौन था भाई साहब, शेर खां, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेर शाह सूरी। चौसा का युद्ध याद करना, कोई आपसे पूछता है ना, बताओ कि चौसा का युद्ध कब हुआ, बोला भैया 26 जून 1539 को। आंख बंद करके बोलना 26 जून 1539 को। किस किस के मध्य में हुआ, बोलेंगे हुमायूं एवं बोलो शेर शाह सूरी, या बोलेंगे शेर खां के मध्य में हुआ। याद रखना भाई, बोलेंगे यस भैया याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्या बोलेंगे भैया, शेर खां की इसमें क्या हुआ भाई साहब, इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई। मैंने जैसे बताया आपको कि ये अपनी सेना को अंदर अंदर मजबूत कर रहा था, और जब इसने सेना मजबूत कर ली, जब इसने कहा कि हाँ अब मैं हुमायूं लड़ने लायक हूं, तो इसने चौसा में युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छिड़ा तो एक तरफ तो चौसा में हुमायूं आया, और एक तरफ आया भैया शेर खां। दोनों के मध्य में घमासान युद्ध हुआ, लात घूसे खूब बरसे, और तलवारें भी चली, तोपें भी चली। पर आखिरी में क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध को शेर खां जीत गया, और हुमायूं इस युद्ध को हार गया। यहां से हुमायूं की कमजोरी शुरू हो गई, यहां से हुमायूं कमजोर होना शुरू हो गया। फिर हुमायूं क्या होता है भाई साहब, फिर हुमायूं से एक और युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का जो वॉर होती है वो 1540 में होती है। कब होती है, 1540 में वॉर होती है, जिसको कहते हैं बिलग्राम की वॉर। अब एक चीज जानना थोड़ा यहाँ पे शेर खां के बारे में, कि यहां से ही शेर खां ने अपने किसकी, शेर शाह की उपाधि धारण करी थी, शेर शाह की। ओके, तो बोलेंगे भैया शेर खां ने शाह की उपाधि धारण करी, शाह की पदवी बोले या फिर बोले उपाधि, पदवी धारण करी। ओके, यही से इसने क्या की, शेर शाह की पदवी धारण करी। क्लियर बोलेंगे, छोटा है ना थोड़ा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इसको बड़ा करूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं अपने फोर्थ वॉर के बारे में, जिसको आप लोग जानते हैं बिलग्राम। ये जो युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था, बोलेंगे ये जो युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में देखो भाई साहब क्या हुआ, सुनो बताऊंगा। बिलग्राम वॉर, अच्छा जी, बिलग्राम बोले या फिर आप कहें कन्नौज, बिलग्राम कहें या आप कहें कन्नौज। आप कंफ्यूज मत हो ना इस चीज से कि भैया बिलग्राम दे दिया, कन्नौज दे दिया युद्ध, और पेपर में आगे आपसे पूछे जाएगा कन्नौज का युद्ध बताओ कब हुआ, किस किस के मध्य में हुआ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कंफ्यूज हो जाएगा, बोले भैया वही युद्ध बिलग्राम है, वही कन्नौज है। तो ये युद्ध अगर पूछा जाए तारीख और इसमें ऑप्शन में दिया जाए हुमायूं, तो याद रखना, फिर तो आपके लिए ऑप्शनल है। कोई दूसरा वॉर बताया नहीं, 1540 में हुआ था भाई साहब, बोले भैया बिलग्राम का जो वॉर है 1540 में हुआ। अच्छा भाई साहब, किस किस के मध्य में हुआ, तो सेम दोनों व्यक्ति यही थे। हुमायूं ने कहा कि फिर से मैं ताकतवर बनूंगा, फिर से मैं थोड़ा
आऊंगा। पहले इसने देखो चौसा को जीता इसने शेर खान ने, उसके बाद शेर खान बढ़ा बिलग्राम की ओर कि बोला अब तो मैं चौसा को जीत गया, अब मेरे पास सेना ही मजबूत है, शक्तियां ही मेरे पास अच्छी खासी है, अब मैं बिलग्राम की ओर जाता हूं। तो भाई साहब बिलग्राम की ओर आया और युद्ध छिड़ा किस किस के मध्य, सुनो, हुमायूं वर्सेस में कौन था, बोले भैया शेरशाह। शेरशाह, ओके, शेरशाह सूरी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम है वो फरीद के नाम से जानते हैं इसको, फरीद के नाम से जानते हैं। जब मैं शेरशाह सूरी को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसमें फरीद खां। अच्छा, फरीद का इसका नाम है। शासनकाल इसका जो है ना चला 1540 के बाद इसने शासन किया है दिल्ली गद्दी, 1540 से 45 के मध्य, 40 से 45 तक इसने दिल्ली गद्दी पर शासन किया है मजबूत तरीके से। ओके, अच्छा, इस युद्ध के बाद से बहुत चीजें जो है आपको लोगों को जानने के लिए जरूरी है, मैं वो बताता हूँ सारी चीजें इस युद्ध के बाद से। अभी तो आधे घंटे क्लास हुई है, आधा घंटा और कर लेते हैं आराम से, है ना। चलो, क्या बताऊंगा मैं आपसे, 1 मिनट, 11 बजे अभी टाइम है आपके पास। चलो, क्या कहूंगा कि भैया इस युद्ध के बाद से बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से परिस्थिति बहुत सारी बदल गई। परिस्थिति क्या बदली देखो, सुनो। पहली बात तो हुमायूं अपने शासन से हाथ धो बैठा, अब उसके पास कोई शासन नहीं है। ये बिना ताज के राजा था, कैसा था, बिना ताज के राजा, जिसके पास कोई ताज नहीं है पर राजा बनना चाहता है, तो ये बिना ताज के राजा था, या बोलेंगे बिना ताकत के राजा था, बिना शासन के राजा था ये। तो ये कैसा राजा था जिसके पास शासन नहीं है, शासक नहीं है, सेना नहीं है, पर फिर भी राजा बनना चाह रहा था। और इस युद्ध को तो वो हार चुका था, बिलग्राम वाले युद्ध को तो हार चुका था। तो परिस्थिति क्या हुई सुनो जरा, जब ये इस युद्ध को हारा, ये युद्ध कहां हुआ, तो कर्मनाशा एक नदी वहां पे हो रहा था, कर्मनाशा नदी के पास। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो इस युद्ध को हार जाता है, जब ये सोचता है कि अब तो मैं मरने वाला हूं, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ये नदी में छलांग मार देता है। कौन सी नदी में छलांग मार देता है। जब ये नदी में छलांग मारता है तो दो युद्ध हो रहा था पहाड़ी पे, तो उसने नीचे थी नदी कर्मनाशा, नदी में छलांग मारी, पानी में बह गया। पानी में बहते बहते भाई साहब पहुंचे एक स्थान पर, और एक जगह पर क्या हुआ, इसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था निजाम भिश्ती। निजाम भिश्ती ने इसकी जान बचाई। क्या हुआ, ये पहाड़ से गिरा, नदी में कूदा, अपने घोड़े के साथ गिरा, घोड़े के साथ नदी में कूदा, कूद के ये आगे पहुंचा, आगे जाके इसके एक व्यक्ति ने जान बचाई, पानी में से इसको बाहर निकाला, इसके शरीर से सारा पानी बाहर निकाला। फिर इसके बाद इसको थोड़ी राहत मिली, और उसके बाद इसने किसने इसकी जान बचाई, बोलेंगे निजाम भिश्ती ने। तब निजाम भिश्ती से इसने एक वादा किया कि जब मैं कभी शासक बनूंगा तो मैं तुम्हें एक दिन का राजा जरूर बनाऊंगा। तब निजाम भिश्ती ने कहा, मुझे क्या राजा बनाओगे, तुम खुद राजा नहीं हो, कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं राजा हूं, पर अभी मैं अपने राजपाट खो चुका हूं। तो निजाम भिश्ती ने कहा कोई बात नहीं, जब आप बनोगे तब मुझे देख लेना, तब मैं अब देखूंगा। तो वो चीज आती है आगे, जब ये एक दिन का राजा, इसको एक दिन का राजा बनाया जाता है निजाम भिश्ती को। और निजाम भिश्ती ही वो व्यक्ति है जिसने चमड़े के सिक्के जारी करवाए थे। कौन से सिक्के, चमड़े के सिक्के, और एक दिन का ये शासक बना था दिल्ली गद्दी पर। तो एक दिन के शासक के नाम से किसे जाना जाता है, निजाम भिश्ती को, और चमड़े के सिक्के जारी किए निजाम भिश्ती ने किए। बातें में अब लिखना शुरू करेंगे जरा। ये क्या हुआ भाई साहब, जब ये युद्ध हुआ उसके बाद उसके बाद क्या होता भाई साहब, ये किस नदी में, हुमायूं ने कर्मनाशा नदी पर युद्ध हुआ ये, है ना। उसके बाद हुमायूं कर्मनाशा नदी पर युद्ध क्या करने गया था, युद्ध लड़ने गया था नदी पर, नदी पार करके, क्योंकि इसने अपनी तरफ बुला लिया था, किसने, शेरशाह सूरी ने इसको अपनी तरफ बुलाया कि भाई साहब इधर आ जाओ। और ये इसने गलती कर दी कि नदी पार करके युद्ध लड़ने गया, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नदी को पार कर सके, और फिर एकदम से युद्ध से भागना ही बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो इसने क्या किया, इस कर्मनाशा नदी को पार करके युद्ध लड़ने गया, जब यह युद्ध लड़ने गया तो क्या हुआ भाई साहब, युद्ध में हार गया, लड़ने गया और हार गया,
गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये युद्ध में हार गया। वह अपने घोड़े के साथ क्या हुआ, अपने दूसरा पॉइंट लिखना, वह अपने घोड़े, क्या बोलेंगे, अपने घोड़े, हाँ जी उसका एक घोड़ा था ना, किसी दूसरे का नहीं था, घोड़ा नहीं, घोड़े के साथ, साथ किस नदी में भाई साहब, गंगा नदी में इसने छलांग लगाई, सॉरी कर्मनाशा नदी थी, उसके बाद गरम गंगा नदी में इसने क्या किया, बच के छलांग लगा दी, गंगा नदी में कूद गया, कूद गया। अब ये बचेगा कि मर जाएगा, बोलेंगे बच गया था, बोलेंगे बच गया था। तो यहां इसकी जान किसने बचाई, तो बोलेंगे भैया, बोलेंगे एक बार, यहां इसकी जान, यहां इसकी जान एक भिश्ती ने बनाई, बचाई, एक व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कौन है, वो ये व्यक्ति था जिसका नाम निजाम बिश्ती, क्या था, निजाम बिश्ती ने बचाई, बचाई, या आप ये मतलब जिसका नाम बोला, एक व्यक्ति ने बचाई जिसकी जान निजाम बिश्ती ने बचाई, यहां तक लिख लो, ये सही है ना, कि जिसकी जान किसने बताई भैया, बचाई, बोले भैया निजाम बिश्ती ने इसकी जान बचाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निजाम बिश्ती से इसने एक वादा कर दिया, वादा क्या किया भाई साहब, कि जब मैं शासक बनूंगा तो मैं आपको एक दिन का राजा बनाऊंगा। तो एक दिन का भाई साहब को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। तो सुनना, अब सुनना मेरी बात, अब यहीं पे निजाम बिश्ती के बारे में बात कर लेता हूं मैं। हुमायूं, हुमायूं ने इसको क्या किया, इसको एक दिन का शासक बनाने का, या बोलेंगे शासक बनाया था। ओके, निजाम बिश्ती को क्या किया था, हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया था। अब भाई साहब सुनना, इसको जब शासक बनाया तो इसने क्या किया, शासक बनाया, तो इसने क्या किया भाई साहब, निजाम बिश्ती ने, अब इसने क्या किया, इसने कहा कि भैया अब तो मैं एक दिन का शासक हूं, तो मैं क्या करूं, इसने कुछ सिक्के जारी कर दिए। सिक्के कौन से थे, चमड़े के सिक्के। बोला मैं तो शासक एक दिन का कुछ भी कर सकता हूं। तो हुमायूं ने भी कहते भाई साहब तुम एक दिन के शासक हो, तुम्हें जो मन में आए वो करो। तो भाई साहब ने क्या कर दिया, भाई साहब ने कर दिया एक सिक्का जारी, जिसको कहते हैं कौन सा सिक्का, चमड़े का सिक्का। तो कौन सा सिक्का जारी किया इसने, चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। अब निजाम बिश्ती तो निजाम बिश्ती, उसको क्या पता, उसने कर दिया एक दिन में पूरे राज्य में चमड़े का सिक्का जारी किया जाए, मेरा हुक्म है ये। तो कौन सा, चमड़े का सिक्का निजाम बिश्ती ने जारी कर दिया। अब क्या, वो अपने घर पे पैसे इकट्ठे कर लिए, चमड़े के सिक्के बनाना आसान है तो बनाए। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, फिर परिवर्तन आया, फिर राजा कोई और आया, फिर उसने परिवर्तन किया। तो ये तो फिर बातें ऐसी हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस यार इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या किया था, इसने क्या बोलेंगे, निजाम बिश्ती ने चमड़े, कौन से सिक्के, बोले चमड़े के सिक्के जारी किए। ओके, चमड़े के सिक्के इसने जारी किए। तो भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ये, कि भाई साहब एक व्यक्ति था निजाम बिश्ती, तो निजाम बिश्ती ने कौन से सिक्के जारी किए थे, आप कहेंगे निजाम बिश्ती ने जो है चमड़े के सिक्के जारी किए थे। कौन से सिक्के, निजाम बिश्ती ने जो है चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो यहां तक याद रखना। आप बताओ कि ये क्लास यहीं तक कंटिन्यू रखें या फिर कल के लिए बाकी करें। तो मैं सोचता हूँ अब यहाँ से क्लास को थोड़ा रेस्ट देते आप लोगों को भी, तो आप लोग भी आराम से सोइए और रेस्ट करिए। इसके बाद फिर दूसरी क्लास होगी, उसको थोड़ा अच्छे से ले लेना। वो आपकी 6:15 तक चलेगी, 6:15 तक स्टार्ट होगी क्लास। वो होगी आपकी पॉलिटी के बाद फिर आपकी आएगी जियोग्राफी 7:15 पे होगी, उसको भी ले लेना। तो ये क्लासेस सारी कर लेना अच्छे से कवर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करती रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।